हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, काल मूर्ति। भगत सिंह। भगत सिंह की मूर्ति को कोई तोड़ने आ रहा है और तोड़ भी दिया। संजय गुप्ता पेश करते हैं काल मूर्ति। लेखक हनीफ अजहर, परिकल्पना विवेक मोहन, संपादक मनीष गुप्ता, पेंसिलिंग दिलीप चौबे, इंकिंग अभिषेक मलसूनी, सुलेख एवं रंग संयोजन सुनील पांडे। अब मंत्री जी अपने हाथों से बापू की प्रतिभा का अनावरण करके उसे शहर को समर्पित करेंगे। मंत्री ने जैसे ही मूर्ति पर पड़ी चादर खींची, वैसे ही गजब हो गया। अरे मंत्री जी को क्या हुआ? लगता है दिल का दौरा पड़ा है, संभालो इन्हें। मंत्री जी का तो सारा शरीर ठंडा पड़ रहा है। ओ नो, ये तो मर गए। हार्ट अटैक ने देश के सबसे लोकप्रिय मंत्री की जान ले ली। हार्ट अटैक ने नहीं, जहर ने मारा है मंत्री जी को। चर्चा आम हो गई, किसी ने मंत्री जी को मार डाला। ऐसे सज्जन पुरुष को जहर देने वाला निश्चय कोई शैतान होगा। दिल्ली वासियों के लिए आज का दिन बहुत ही व्यस्तता भरा था, और दिल्ली जैसे महानगरों का दिन जितना व्यस्त होता है, रात उतनी ही सुनसान। और किसी को ऐसी सुनसान रात का फ़ायदा उठाना खूब आता है। इसकी आंखों में बसी दहकती आग बता रही थी कि उसे उस मूर्ति का शान से खड़े रहना हरगिज़ गंवारा नहीं था। उसकी तो इच्छा उसे खाक में मिली देखने की थी, और उसने अपनी उस इच्छा को पूरी करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन अचानक उसकी तैयारी पर हुआ वह कुठाराघात उस ढाल के रूप में जो तिरंगा के हाथ से छूटी थी। शहर भर की ऐतिहासिक मूर्तियों को तोड़ने का तूने जो ठेका लिया हुआ था वह पूरा हुआ। अब बारी तेरी हड्डियों के टूटने की है, जिन्हें तोड़ने का ठेका मैंने लिया हुआ है। आज गांधी जी की ये सबसे पुरानी मूर्ति इस मूर्ति भंजक के जुनून का शिकार बन गई होती, लेकिन ऐसी मूर्तियों को तोड़ने का ये जुनून इस पर चढ़ा कैसे, और इसमें इसका क्या फ़ायदा? तिरंगा की आंखों के आगे सारा अंतरिक्ष नाच गया, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए। ये बहुत चालाक है, इसे जल्दी ही काबू में करना होगा, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तिरंगा की रस्सी उसके शरीर पर एक पल से ज़्यादा नहीं टिक पाई। उसने मेरी रस्सी को काट डाला। ओह, अब ये क्या कर रहा है? उसने मेरे और अपने बीच सैकड़ों मटर के दाने बिछा दिए जो तेज़ी से इधर उधर लुढ़क रहे हैं। मेरे ख्याल से उसने ये इंतज़ाम मेरे और अपने बीच की दूरी को बनाने के लिए किया है, लेकिन मटर के ये दाने इस दूरी को कायम नहीं रख पाएंगे। मैं अभी इनको रौंदता हुआ उस तक पहुँचता हूँ। ओह थाम! जिन्हें मैं मटर के दाने समझ रहा हूँ वे असल में छोटे छोटे गोल विस्फोटक बम हैं, जो मेरे पैर रखते ही फट पड़ेंगे। ऐसा उसने इसलिए किया है ताकि वह मेरे रोके टोके बिना बापू की उस मूर्ति को तोड़कर निकल जाए, लेकिन मैं उसे रोकने पहुंचूं कैसे? सामने तो छोटे छोटे बमों का ढेर बिछा हुआ है, उनमें से कब कौन सा बम मेरे पैर के नीचे आकर मुझे ऊपर पहुंचा देगा पता नहीं। मेरी रोप को वह काट चुका है, वरना हवा में लहरा कर उस तक पहुँच सकता था। 1 मिनट, एक रास्ता है उस तक पहुँचने का। तिरंगा मूर्ति भंजक तक पहुँचता या नहीं पहुँचता, लेकिन मूर्ति भंजक मूर्ति तक पहुँच चुका था, और अब मूर्ति ज़मीन पर पहुँचने वाली थी, लेकिन तिरंगा पहले उस तक पहुँच गया। रुक जा! मूर्ति तोड़ने की कितनी भी जल्दी क्या है प्यारे, पहले मुझे अपनी कुछ हड्डियाँ तो तोड़ लेने दे। हैरान है ना कि रास्ते में बम बिछे होने के बाद भी मैं तुझ तक कैसे पहुँच गया, इस गटर के रास्ते, जिसका दूसरा मेन होल ठीक वहाँ है जहाँ मैं खड़ा था। ओह, तो तू अब रस्सी के फंदे में फंसाकर मुझे फांसी पर लटकाना चाहता है? इस जन्म में तो तेरा यह मंसूबा पूरा होने वाला नहीं। अरे ये क्या, ये फंदा तो मुझे निशाना बनाने के लिए नहीं फेंका गया, इसका निशाना तो बापू की प्रतिमा है। ओ! तिरंगा समझा तो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मूर्ति भंजक अपने हाथ में थमी रस्सी को झटका दे चुका था और पूरी की पूरी मूर्ति कठोर सड़क से टकराने के लिए बढ़ चली थी, लेकिन बापू की मूर्ति कठोर सड़क तक नहीं पहुंच पाई। कठोर सड़क और बापू की मूर्ति के बीच में तिरंगा का मुलायम शरीर आ गया। क्योंकि भारी मूर्ति ने गिरकर तिरंगा के होश छीन लिए। जल्द ही जब तिरंगा के होश वापस लौटे, मूर्ति भंजक कहाँ है? रिलैक्स तिरंगा, सब ठीक है। तुम्हारी चीख सुनकर पास ही गश्त करती पुलिस जिप्सी वहाँ पहुँच गई थी, जिसे देखकर मूर्ति भंजक वहाँ से भाग खड़ा हुआ। और बापू की मूर्ति? तुमने अपनी जान पर खेलकर बचाया तो उसे क्या होता? सिर्फ बापू के हाथ को थोड़ी क्षति पहुँची है। वैसे खुशी की बात यह है कि देश के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार राम मूर्ति ने बापू की उस क्षतिग्रस्त मूर्ति की जगह खुद अपने हाथ से बनी एक मूर्ति बनाकर लगाने की घोषणा की है। मूर्तिकार राम मूर्ति। वाह,
आपने तो बापूजी की एकदम सजीव मूर्ति बना दी। ऐसा लगता है जैसे ये मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। आपके हाथों में तो जादू है राम मूर्ति जी। सब आप जैसे कद्रदानों की कृपा है। वैसे मैं चाहूँगा कि प्रसिद्ध गांधीवादी और भ्रष्टाचार विरोधी नेता राम नरेश गांधी इस मूर्ति का अनावरण अपने हाथों से करें तो मेरी इस मूर्ति की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। इसमें तो कोई समस्या नहीं। गांधी जी के नाम पर तो राम नरेश गांधी जी खुद ही दौड़े दौड़े यहाँ चले आएंगे। लोगों में महापुरुषों के प्रति आस्था बनाए रखने में राम मूर्ति जैसे लोगों का भी कम हाथ नहीं है। उनकी बनाई मूर्तियों में महापुरुषों के साक्षात दर्शन होते हैं। गांधीवादी नेता राम नरेश गांधी वहीं दर्शन करने आया था, लेकिन क्या मालूम था उसे कि यहाँ उसे साक्षात बापू के नहीं बल्कि साक्षात मौत के दर्शन होने वाले हैं। ओ नो, किसी ने सैकड़ों जहरीली आलपिनों से राम नरेश के शरीर को बीन डाला। हमलावर यहीं कहीं होगा, चारों तरफ घेराबंदी कर लो। बिना तलाशी के कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। हत्यारे की तलाश शुरू हो गई। कड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वहाँ मौजूद लोगों में से कोई हत्यारा नहीं था। आखिर पुलिस ने लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भेज दिया। हत्या में आलपिनों को मुख्य हथियार बनाया गया है, और हथियार ऐसा है जिससे बहुत पास से ही वार किया जा सकता है। यही तो रहस्य है कि मकतूल पर काफ़ी पास से वार किया गया, और पास में जो भी था उनमें से कोई भी हत्यारा नहीं निकला। और इस तरह रहस्य से भरी हत्या ये अकेली नहीं है। इससे पहले भी कई प्रसिद्ध हस्तियों और ईमानदार मंत्रियों की हत्याएं हो चुकी हैं। हमारा डिपार्टमेंट अभी तक किसी भी रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। इसके लिए गृह मंत्रालय से स्पेशल ऑर्डर आए हैं कि जल्दी से जल्दी इन हत्याओं के रहस्य को सुलझाकर अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। इसलिए मैंने इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। डिपार्टमेंट की लाश तुम्हारे हाथ में है तिरंगा। आप चिंता ना करें कमिश्नर साहब, मैं जल्दी हत्यारों को आपके सामने ले आऊँगा। थैंक यू तिरंगा, थैंक यू। लेकिन इसके चक्कर में महापुरुषों की मूर्ति तोड़ने वाले उस मूर्ति भंजक को मत भूल जाना। मुझे सब याद है कमिश्नर साहब, आप चिंता मत कीजिए। तिरंगा को सब याद था, इसका मतलब ये नहीं था कि अपराधी अपना उद्देश्य भूल गया था। लेकिन आज अपराधी के सामने एक अनोखी सिचुएशन आने वाली थी। जैसे ही मूर्ति भंजक ने मूर्ति का शीश काटने के लिए अपना फरसा घुमाया, वैसे ही खुद मूर्ति नहीं उसके वार को रोका। न सिर्फ रोका बल्कि उछलकर उसके सामने आ खड़ी हुई और मूर्ति भंजक से दो दो हाथ करने लगी। हथियारों के टकराने के शोर से किसी की नींद में खलल डाल दिया। क्या हो रहा है? आए, ये मैं क्या देख रहा हूँ? टन टनाक! मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। कुछ ही पलों में सारा इलाका पुलिस के सायरन से गूंज उठा। प्यों प्यों। पुलिस के इस सायरन ने मूर्ति को भी चौंकाया और मूर्ति भंजक को भी। प्यों प्यों। अगले ही क्षण दोनों अलग अलग दिशा में भाग खड़े हुए। लेकिन मूर्ति भंजक की किस्मत में आज भागना नहीं गिरफ्तार होना लिखा था। और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस नहीं, तिरंगा पहुंचा था। लेकिन क्या तिरंगा के लिए उसे गिरफ्तार करना इतना ही आसान था? नहीं। भाग कर कहाँ जाएगा? ओह, उसके शरीर पर ढाल की चोट का असर क्यों नहीं हुआ? पहले इसे रोको, फिर इस क्यों का जवाब तलाश करूंगा। ओह, इसे घूसा मारकर मुझे ही चोट लगी। यानी इस बार इसने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का बख्तर बंद पहन रखा है, पाँव से लेकर सिर तक। उफ, ये तो अपने बख्तर बंद को हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैंने इसे जल्दी ही बख्तर बंद से बाहर नहीं निकाला तो ये मेरा कचूमर निकाल देगा और यहाँ से भाग निकलेगा। लेकिन क्या करूँ? हाँ, मुझे सिर्फ अपनी फ्लेयर का इस्तेमाल करना है ताकि यहाँ फैले घास फूस में आग लग जाए, और साथ ही इतना ख्याल रखना है कि ये यहाँ से भागने में सफल ना हो पाए। बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। जल्दी ही मूर्ति भंजक के विचलित होने के साथ पूरी हुई तिरंगा की मंशा बुरी तरह झटपटा रहा है। प्यारे, आग की गर्मी ने तेरे शरीर पर मौजूद लोहे के बख्तरबंद को इतना गर्म कर दिया है कि अब उसकी गर्मी तुझसे सही नहीं जा रही है, इसलिए तू आग से दूर भाग जाना चाहता है। ऐसा तो मैं तुझे करने नहीं दूंगा। हाँ, एक काम करने दे सकता हूँ। तू अपने शरीर पर मौजूद लोहे के बख्तरबंद को उतार दे। अब मर्जी तेरी है कि मेरी सलाह मानकर अपनी परेशानी से छुटकारा पा ले या बख्तरबंद में ही मुर्गे की तरह भन जा। तू बख्तरबंद उतार रहा है, सलाह मानने का धन्यवाद। ये ले इसका इनाम। बस अब कुछ ही सेकंडों में पूरा हो गया। सॉरी, लोहे के बख्तरबंद की वजह से जो काम तिरंगा कई घंटों से नहीं कर पा रहा था, वह अब कुछ ही सेकंडों में पूरा हो गया। अब बहुत तंग किया है तुमने मुझे, अब ज़रा मुझे अपनी प्यारी सूरत तो दिखा। तो ओह नहीं, तुम तो देशभक्त मूर्तिकार राम मूर्ति हो। तुम तो महापुरुषों की मूर्तियाँ बनाने उन्हें लगाने में हमेशा आगे रहते हो। फिर तुम मूर्ति भंजक बनकर मूर्तियों को क्यों तोड़ रहे हो? बोलो। तुम्हारी हरकतों ने तुम्हारी ज़ुबान का ताला लगा दिया है, लेकिन तुम्हें अपनी ज़ुबान खोलनी तो होगी। बोलना तो तुम्हें हो गई, बोलो। कैसे बोलता? वह बोलने की स्थिति में था ही नहीं। ओह नो, इसकी तो ज़ुबान ही कटी हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कल तो मैंने इसे खूब बोलते सुना था।
ओह, ये मुझे इशारे से बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पढ़ना लिखना भी नहीं जानता। ये क्या चक्कर है? तभी वहाँ पहुँची पुलिस की जीप ने तिरंगा का ध्यान भंग किया। ओह, गिरफ्तार कर लो इसे। तुम इसे थाने लेकर पहुँचो, मैं इसी इलाके में दूसरी घटना की तफ्तीश करने जा रहा हूँ। किस दूसरी घटना की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? किसी ने पुलिस हेडक्वार्टर फ़ोन करके बताया था कि इस इलाके के चौराहे पर कल ही स्थापित की गई महाराणा प्रताप की मूर्ति चलने लगी है। मुझे उसी की जांच करने जाना है, क्योंकि कल शाम ही उस मूर्ति का अनावरण करने राज्य मंत्री जी खुद आ रहे हैं। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। उसकी जांच के लिए तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, जल्द ही। यहाँ तो कोई चलती हुई मूर्ति नहीं दिख रही। महाराणा प्रताप की मूर्ति अपनी जगह मौजूद है, एकदम सही सलामत। फिर ये झूठी खबर किसने उड़ाई कि मूर्ति जिंदा होकर चल रही है? पर यह खबर झूठी नहीं है साहब। मैंने अपनी आंखों से मूर्ति को जिंदा होते, चलते फिरते और उससे लड़ते देखा है जो इसे तोड़ने आया था। सब कुछ देखकर ही मैंने पुलिस को फ़ोन किया था। मेरी बात मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। चलो मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ, पहले जो मूर्ति जिंदा होकर चल फिर रही थी, लड़ रही थी, वह बेजान पत्थर की बनकर क्यों खड़ी है? मैं क्या बता सकता हूँ? बताता हूँ। तूने रात को ज़्यादा चढ़ा ली होगी। नशे में तुझे ऐश्वर्या राय की जगह ये मूर्ति डांस करती हुई नजर आई होगी। वो साहब, बकवास मत कर, अब भाग जा यहाँ से, नहीं तो पुलिस को झूठी खबर देने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। गोली की तरह वहाँ से रवाना हुआ वह। तिरंगा, तुम इतनी बारीकी से उस मूर्ति में क्या देख रहे हो? ओह, कहीं तुम इस शराबी की इस बात को सच तो नहीं मान रहे कि यह मूर्ति चली थी? सवाल झूठ और सच का नहीं है इंस्पेक्टर, बल्कि ये है कि अगर कोई बात सामने आई है तो क्यों ना अपने स्तर पर उसकी जांच पड़ताल कर ली जाए, पूरी तरह संतुष्ट हो लिया जाए। ठीक है, तुम अपनी संतुष्टि करो, तब तक मैं यहाँ के लिए पुलिस फोर्स का इंतज़ाम करता हूँ। जल्दी ही तिरंगा भी संतुष्ट होकर वापस लौट गया। उस मूर्ति में कहीं भी कोई भी जीवन का लक्षण नहीं मिला। वह आदमी शराब के नशे में ही बोल रहा था। खैर, अब मुझे ये सोचना है कि मूर्तिकार राम मूर्ति गूंगा और अनपढ़ कैसे हो गया, और वह खुद मूर्ति भंजक बनकर महापुरुषों की मूर्तियों को क्यों तोड़ता फिर रहा था। और ये जानने के लिए मुझे राम मूर्ति के घर जाना होगा, जहाँ मौजूद उसके घर वालों से पूछताछ करके मैं शायद ट्रिन ट्रिन मामले की तह तक पहुँच सकता हूँ। तिरंगा ने दरवाज़ा खोलने के लिए कॉल बेल बजाई, और जब दरवाज़ा खुला तो आश्चर्य से ही उछल पड़ा तिरंगा। तुम यहाँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से गिरफ्तार करवाया है। मूर्ति भंजक के रूप में? मूर्ति भंजक के रूप में? ओह, मैं समझ गया। तुम मूर्ति भंजक के रूप में उस देशद्रोही से मिलकर आ रहे हो जो बदकिस्मती से मेरा भाई है। उसका नाम काल मूर्ति है, मेरा जुड़वां भाई, मेरा हमशक्ल। शुरू से ही वह देशद्रोही और अपराधी प्रवृत्ति का रहा है, इसलिए वह पढ़ लिख नहीं पाया। अपने देश के महापुरुषों से उसे बहुत चिढ़ थी, इसलिए जब मैं बचपन में भी उनकी मूर्तियाँ बनाता था तो वो उन्हें तोड़ देता था। उसका यह पागलपन जवानी में भी कायम रहा। मुझे अफसोस है कि वह आज भी महापुरुषों की मूर्तियाँ तोड़ता फिर रहा है। उसके लिए उसके किए पर मैं शर्मिंदा हूँ तिरंगा। आपको शर्मिंदा नहीं, खुश होना चाहिए राम मूर्ति जी, क्योंकि आपका नाम बदनाम करने वाला एक देशद्रोही या पुलिस के कब्जे में है। रही बात आपकी, तो आप तो देशभक्तों और महापुरुषों की मूर्तियों को बनाकर देश की सेवा का काम कर ही रहे हो। हाँ तिरंगा, और मेरी इस देश सेवा का कमाल तुम्हें अगले हफ्ते तब देखने को मिलेगा जब ये मूर्तियाँ इंडिया गेट के प्रांगण में स्थापित हो जाएंगी। इसमें मैंने कारगिल के युद्ध में शहीद होने वाले सभी सिपाहियों को दुश्मन की सेना से लड़ते हुए दिखाया है। मेरा काम रात दिन चल रहा है। 2-3 दिन में इन मूर्तियों को इंडिया गेट के सामने स्थापित कर दूंगा। अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य बहुत से नेता उस दिन मूर्तियों के अनावरण समारोह में उपस्थित होंगे। आपकी आंखों की चमक बता रही है कि इन मूर्तियों की स्थापना आपका बहुत बड़ा सपना है। मैं आपके इस सपने के पूरे होने की दुआ करूंगा। धन्यवाद तिरंगा। काल मूर्ति के रूप में मूर्ति भंजक के पकड़े जाने से शहर में महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ने वाले का आतंक तो खत्म हो गया, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे उस हत्यारे को भी कानून के शिकंजे में फंसाना है जो नेताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की हत्याएं कर रहा है। और ये काम काल मूर्ति को पकड़ने जितना आसान नहीं होगा, इसलिए मुझे बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा। लेकिन तिरंगा की सारी सावधानी और सतर्कता को धता बताने की तैयारी हो चुकी थी। एक ऊंची इमारत की छत पर मौजूद यह गनमैन और उसकी गन से निकली वह गोली इसका सबूत थी, जो महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करते राज्य मंत्री धर्मवीर के कलेजे में बैठती चली गई। मेरा काम हो गया, मैं चलूँ। ओ, कहाँ जाएगा? आज के बाद तेरे लिए आज़ादी के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, सिर्फ जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं जाएगा तू, लेकिन वहाँ जाने से पहले तुझे मुझे बताना होगा कि तू नेताओं और प्रसिद्ध लोगों की हत्याएं क्यों करता फिर रहा है। इन हत्याओं के पीछे तेरा क्या मकसद है? अरे, जवाब देने की जगह ये चीखने क्यों लगा? एक पल में उसका चीखना भी बंद हो गया। इसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। ओह, इसका मतलब मुझे जवाब देने की जगह इसने अपने मुंह में रखा हुआ जहर का कैप्सूल चबा लिया। यह मर चुका है।
और इसके मरने के साथ ही एक बड़े रहस्य तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद हो गए। एक मिनट, शायद अभी सभी रास्ते बंद नहीं हुए। एक रास्ता खुला हुआ है इस गन के रूप में, और ये बताती है कि ये रास्ता जाता है चीनी दूतावास में। जल्दी करो जल्दी करो, ये हथियार आज रात ही अपने ठिकाने पर पहुंचने चाहिए। ये अब कभी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि अब इन्हें सरकारी माल गोदाम में पहुंचना है। उन हत्याओं का तार आधुनिक टैंक, तोपें और सैकड़ों स्वचालित हथियारों के इन चीनी सौदागरों से जुड़ा हुआ होगा। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन इतने भयानक हथियार इस शहर में आ कहाँ से गए, और वह कौन सा ठिकाना है जहाँ इन्हें आज की रात ही पहुँचाया जाना है। उफ, इन हथियारों को देखने और इनके बारे में सोचने में तूने बहुत टाइम लगा दिया तिरंगा। अब तेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि चैंगा पोंग तेरी हड्डियों को तेरे मांस में घुसाने आ गया है। और चेंगा पोंगा का रिकॉर्ड है कि आज तक उसका कोई भी शिकार बच नहीं पाया। तू भी नहीं बचेगा, इसलिए कम से कम इतना तो जानता जा कि नेताओं और प्रसिद्ध लोगों को मरवाने का षड्यंत्र हमारा रचा हुआ है। हालांकि बाकी सभी लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वे हमारे रास्ते की रुकावट थे, लेकिन राजमंत्री धर्मवीर इसलिए मारा गया क्योंकि हमारे चांदी के टुकड़े खाते खाते उसकी देशभक्ति जाग गई थी। उसने हमारे इन हथियारों की पोल खोलने की ठान ली थी, जो उसके सहयोग से यहाँ पहुंचे थे और आगे अपने ठिकाने पर पहुंचने वाले थे, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। वैसे पहले उसको मारने का ऐसा इंतजाम किया गया कि किसी को कानो कान खबर ना हो, लेकिन ऐन मौके पर गड़बड़ हो जाने के कारण शूटर का सहारा लेना पड़ा। तेरे यहाँ पहुँचने की खबर हमें पहले ही मिल गई थी, इसलिए तेरे स्वागत का ये इंतज़ाम पहले से ही किया गया। लेकिन चैंगा पोंग के हाथों तुझे मरता देखने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर ये हथियार सही समय पर ठिकाने पर नहीं पहुँचे तो वह खेल नहीं खेला जाएगा जो हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगा। उफ, वह हथियारों को लेकर जा रहा है और मैं उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि चीनी मार्शल आर्ट का ये ज़बरदस्त फाइटर मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। उफ, कब वक़्त कब आता है और कब वार करके दूर खड़ा हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। मेरे वार तो उसके शरीर के पास भी नहीं पहुंच पा रहे। उफ, इससे दिमाग की लड़ाई लड़नी होगी। सबसे पहले इसकी तेज़ नज़र का इंतज़ाम करना होगा अपने पास मौजूद इस मिर्ची पाउडर से। अब ना मैं इसे दिखूंगा और ना ये मुझ पर वार कर पाएगा। ओह, तो ये मेरे कदमों और सांसों की आवाज़ सुनकर भी मुझ पर वार कर सकता है। ये तो बहुत ही खतरनाक विशेषता है इसमें। एक मिनट, इसकी ये विशेषता मेरे लिए ही नहीं, इसके लिए भी खतरनाक बन सकती है। इसके लिए मुझे बस इतना करना होगा कि इसके वार पर पूरी तरह नज़र रखनी होगी, ताकि मैं ठीक समय पर इसके वार के सामने से हट जाऊं और इसका वार सीधा वहाँ हो जहाँ मैं चाहता हूँ। करंट ने जल्दी उसे ठंडा कर दिया, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। ओह, वे खतरनाक हथियार कहाँ यहाँ से जा चुके हैं, और हो सकता है अब तक वे अपने ठिकाने पर भी पहुँच गए हों। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर नेताओं की हत्याओं का उन विदेशी और उन खतरनाक हथियारों से क्या संबंध है, और वो कौन सा खेल है जो हिंदुस्तानियों की तकदीर को बदल देगा। बहुत सोचने के बाद तिरंगा की समझ में जब कुछ नहीं आया तो जल्दी ही शहर में कोई बड़ी घटना घटने वाली है। मुझे कमिश्नर साहब को इससे खबरदार कर देना चाहिए ताकि पुलिस सतर्क हो जाए। पुलिस कमिश्नर तो खुद तिरंगा से मिलने के लिए परेशान था। अच्छा हुआ तिरंगा तुम खुद आ गए, तुम्हें बुलाने के लिए मैंने सुरक्षा चक्र रोशन किया ही था। क्या बात है? मूर्ति भंजक उर्फ काल मूर्ति पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका है। ओह नहीं, ये तो अच्छा नहीं हुआ। सुबह इंडिया गेट पर उसके देशभक्त भाई राम मूर्ति द्वारा कारगिल के शहीदों की मूर्ति की स्थापना होने वाली है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य संसदीय नेता शामिल होने जा रहे हैं। इसलिए तो मैं परेशान हूँ। उसकी वजह से पहले ही डिपार्टमेंट की बदनामी हो चुकी। अब अगर वो इंडिया गेट पहुँचने में सफल हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वैसे तो यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम उसे वहाँ रोकेगा, लेकिन फिर भी मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। तब तक आप पुलिस को आने वाले खतरे से आगाह करने का आदेश दे दीजिए। किस खतरे की बात कर रहे हो तुम? कमिश्नर के नहीं, तिरंगा ने बताया तो कमिश्नर के रोंगटे खड़े हो गए। ओह, शहर में इतने भयानक हथियार पहुंच गए और हमारे डिपार्टमेंट को खबर भी नहीं हुई। आप चौकसी बढ़ाने का इंतज़ाम कीजिए। मैं इंडिया गेट पर घटने वाली घटनाओं पर नज़र रखता हूँ। इंडिया गेट पर नज़र रखने वाले और भी बहुत थे। एसपीजी के कमांडो, पीएसी के जवान, दिल्ली पुलिस के सिपाही, लेकिन फिर भी कोई अपने लक्ष्य तक पहुंच जाने की ताक में था। और उस समय उसकी वह ताक पूरी हो गई जब विशेष सायरनों की आवाज़ से सारा वातावरण गूंज उठा। विशेष अतिथिगण आ पहुँचे थे। हर मुस्तैद सुरक्षाकर्मी निगाहें अब उन पर टिकी थी। किसी की भी निगाहें उस अदने से आदमी को नहीं देख रही थी, इसलिए सभी की निगाहों से बचकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहता था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इन निगाहों से बचकर उसका कहीं भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। धड़ाक! और वे निगाहें तिरंगा की थी। ये मूर्तियों को तोड़ने आया, पकड़ो इसे, ये वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। कमांडो बाज की तरह उस पर झपटे, लेकिन कमांडो उसे दबोच पाते उससे पहले ही उसके हाथ में तवा व लोहे का छोटा गोला हवा में लहराया और एक मूर्ति से जा टकराया। शुक्र है तोप की
मूर्ति से जाकर टकराने वाला लोहे का वह गोला विस्फोटक पदार्थ नहीं था, नहीं तो गजब हो जाता। वैसे उस लोहे के टुकड़े के टकराने से तोप की मूर्ति की एक परत उड़ गई है। अरे ये क्या! इस परत ने उतरकर ये बता दिया कि ये तोप की मूर्ति नहीं बल्कि शायद वास्तविक तोप है, क्योंकि परत के उतर जाने के बाद तोप का लोहा नजर आ रहा। मेड इन चाइना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! तोप के लोहे पर लगे इस चीनी मार्के को मैं पहचानता हूँ। ये मेरे सामने तब आया था जब मैं खतरनाक हथियारों को पकड़ने चीनी एम्बेसी में गया था। इसका मतलब ये तोप उन्हीं खतरनाक हथियारों में से एक है जो हिंदुस्तान की तकदीर पलट सकते हैं। मुझे देखना होगा यहाँ मौजूद बाकी हथियार भी मूर्तियाँ हैं या असली हैं। ओह धड़ाक! अभी तिरंगा आश्चर्यचकित ही था कि अचानक वो हो गया किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भड़ाम! तोपें और हथियार गरजने लगे और शहीद सिपाहियों की मूर्तियां हरकत में आ गईं। तर 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 तर। ओह, सभी सिपाही भी जीवित हो गए और सभी अपने हाथों में थमे स्वचालित हथियार चलाते हुए एक ही तरफ बढ़ रहे हैं। उधर तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य संसदीय मंत्री मौजूद हैं। ओह समझ गया, उन सिपाहियों का उधर बढ़ने का मकसद क्या है, लेकिन मेरे होते उनका ये मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। ओह, मेरे एकाएक बीच में आने से ये सिपाही घातक हो उठे। ऐसे में इनमें से किसी को नुकसान हो सकता है। मुझे जल्दी इन सबको सुरक्षित करना होगा। दूसरे ही क्षण हलक फाड़कर चीख पड़ा तिरंगा, आप सब अपनी अपनी कारों में जाकर बैठ जाएं, जल्दी करें। सभी ने तिरंगा की बात मानी। सभी वीआईपी अपनी कारों में बैठ चुके हैं। अब वे सब सुरक्षित हैं। अब मैं आराम से इन सबको ठिकाने लगा सकता हूँ और ऐसा करने में यहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी मेरा साथ देंगे। ओह, अब तो टैंक ने भी हमला करना शुरू कर दिया और ये हमला हर गुजरते क्षण के साथ भीषण होता जा रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस भीषण हमले में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य किसी की जान को कोई खतरा है, क्योंकि इस हमले का मकसद उसकी जान लेना नहीं बल्कि उन्हें कब्जे में लेकर बंधक बनाना है। और ऐसा क्यों है ये तभी पता चलेगा जब मैं इस हमले को विफल कर दूंगा। और ऐसे खतरनाक हथियारों का ऐसा ही दूसरा कोई हथियार खत्म कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ ऐसा कोई दूसरा हथियार आएगा कहाँ से? एक मिनट, हथियार लाने की क्या ज़रूरत है? वह भी यहीं मौजूद है। बस मुझे इनका इस तरह प्रयोग करना है। बड़ा! वह सब ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। हमलावर मेरी चाल समझ चुके हैं। अब वे उधर हमला नहीं कर रहे हैं जिधर मैं मौजूद हूँ। इस तरह अब मैं उन टैंकों और तोपों को नष्ट नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा, टैंकों और तोपों में बैठे हमलावरों को बाहर निकालने का। ओह ये क्या! इनके अंदर तो इन्हें चलाने वाला भी कोई नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि ये सब रिमोट संचालित है और जो भी इन्हें संचालित कर रहा है वह यहाँ का एक एक दृश्य देख रहा है और शायद मैं जानता हूँ कि वह कौन है और वह मुझे कहाँ मिलेगा। तिरंगा उस मिनी रॉकेट का शिकार होने से खुद को ना बचा सका। इसी के साथ तिरंगा का शरीर बेजान होकर नीचे जा गिरा। अब उसके शरीर को देखकर अंधा भी बता सकता था कि उसमें अब जीवन नाम का कोई तत्व शेष नहीं था और वह उसकी बहुत बड़ी सफलता थी जिसने यह सारा खेल रचा हुआ था। मर गया तिरंगा। मरना ही था, हमारे रास्ते में जो आया था। बेचारा मरने से पहले ये भी नहीं जान पाया कि इस सारे खेल के पीछे मैं था। मैं वह काल मूर्ति जो अपने अनपढ़ और मूर्तिकार भाई राम मूर्ति की ज़ुबान को अपने हाथों से काटकर खुद राम मूर्ति बन बैठा। हालांकि मुझे मूर्तियाँ बनानी नहीं आती थी, लेकिन मैं अपने ईजाद किए गए विशेष केमिकल से अच्छे खासे इंसान या वस्तु को मूर्ति में बदल सकता था। मैंने उस केमिकल की मदद से अपने किलर्स को शहर के महापुरुषों के वेश में उनकी मूर्तियों की जगह खड़ा किया और उन सब नेताओं की हत्याएं करवाईं। मूर्ति कला का माहिर मेरा भाई इस बात को जान गया था। मूर्ति भंजक के रूप में महापुरुषों की मूर्तियों को नष्ट करने लगा। असल में ऐसा करके वो महापुरुषों की मूर्तियों को नहीं बल्कि मेरे किलर्स को ख़त्म कर रहा था। महाराणा प्रताप के रूप में उसने मेरे एक किलर को दबोच भी लिया था, लेकिन अपनी सूझबूझ से वह बच निकला। तब मुझे वहाँ दोबारा से असली मूर्ति को रखवाना पड़ा और नेता राम नरेश को ख़त्म करने के लिए दूसरी योजना बनानी पड़ी। ये सब तो तुम्हारे छोटे छोटे कारनामे हैं काल मूर्ति। तुम्हारा असली कारनामा तो हमारे लिए हथियारों और रोबोटिक सिपाहियों को कारगिल के शहीदों का रूप देने वाला है। इनके बल पर हमारा प्लान हिंदुस्तान के सभी हुक्मरानों को बंधक बनाकर हिंदुस्तान को हमारे देश का गुलाम बनाने का था। और देख लो, तुम्हारा प्लान सफल हो चुका है। मेरे इशारे पर तुम्हारे रोबोटिक सिपाहियों ने सभी को अपने कब्जे में ले लिया है। अब चुटकी बजाते ही इस देश के वासियों को अपना गुलाम बना सकते हो। तुमने सभी को हम चीनियों का गुलाम बनाकर हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। हम तुम्हें 100 करोड़ रुपये देकर तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। हिंदुस्तान अपनी तकदीर अपनी मेहनत से बनाता है। कोई उसकी तकदीर बदलने निकले तो उसका कचूमर बनाता है। तिरंगा, तू यहाँ, लेकिन तू तो मर गया था। नहीं मरा था। उस रॉकेट को मैंने अपनी ढाल पर रोका था, लेकिन वह दिखाया कि मैं मर गया। तुम तक और इस रिमोट तक पहुँचने के लिए तुम्हें निश्चिंत करना ज़रूरी था और मैं यहाँ इसलिए पहुँचा क्योंकि सभी खतरनाक हथियार और रोबोटिक सिपाही मूर्ति के रूप में मौजूद थे और ऐसा तू ही कर सकता था।
और यहाँ हुई सारी बातें सुनकर मैं समझ गया हूँ कि थड़ा मैं गलत नहीं था। ओह, मुझे माफ़ कर दो तिरंगा। ओह, दौलत के लिए अपने देश को बेचने वाले को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। विदेशी एजेंटों के साथ काल मूर्ति को बेहोश करने के बाद तिरंगा ने सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह को रोबोटिक सिपाहियों के बंधन से छुड़ाने का काम किया, और फिर आपको देशद्रोही मूर्ति भंजक समझकर मैंने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ राम मूर्ति जी। तिरंगा के माफ़ी मांगने पर मुंह से तो कुछ नहीं बोला राम मूर्ति, लेकिन उसकी आंखें कहती प्रतीत हो रही थी कि ऐसा तो चलता ही है, देशभक्तों को ये सब तो सहना ही होता है, इसी का नाम तो देशभक्ति है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा के अगले कॉमिक विशेषांक फैशन किलर में। तब तक के लिए धन्यवाद।